नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का पौड़ी गढ़वाल दौरा। मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व किया संवाद, लोगों से जाने सुझाव। रुद्रप्रयाग में आयोजित मां चंडिका महाबन्याथ कार्यक्रम में की शिरकत। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू सेंटर में 10 नए बाड़ों का वन मंत्री उनियाल ने किया उद्घाटन। वन्य जीवों को रखा जा सकेगा अनुकूल वातावरण में। उत्तराखंड सरकार के 4 साल होने जा रहे पूरे। बीजेपी बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी में, रैली करने की बना रही है रणनीति। देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट पकड़ रहा गति। 26 टावर के फाउंडेशन का काम पूरा। अन्य निर्माण का कार्य जोर शोर से। भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे बनकर उभरेगा। और उत्तराखंड में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट। 5 जिलों में होगी बर्फबारी। 8 शहरों में बूंदाबांदी। केदारनाथ समेत 3 जिलों में गिरी बर्फ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने लोक भवन में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से शिष्टाचार भेंट की। डीजीपी ने 4 धाम यात्रा और अर्ध कुंभ मेले की प्रस्तावित सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआई और आधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग, सत्यापन अभियान में तेजी, कुंभ क्षेत्र में एडवांस कंट्रोल रूम की स्थापना और सुरक्षा, ट्रैफिक, आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की समयबद्ध तैयारियों पर जोर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल जिले का दौरा कर आगामी राज्य बजट से पहले स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, युवाओं और महिला समूहों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं और क्षेत्रीय जरूरतों को लेकर सुझाव भी मांगे। हमारा प्रयास है भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड निवेश के लिए भी अनुकूल राज्य बने और उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धी और युवाओं के लिए अवसरों से भरपूर राज्य बने। हमारे बच्चों को बहुत सारे कामों के लिए बाहर देश दुनिया में न जाना पड़े, कुछ काम उनको यहीं पर मिल जाए, ऐसा माहौल भी हम यहां पर बनाएं। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि इन्वेस्टमेंट समिट जिसका आयोजन हमने 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देहरादून में आयोजित किया था और 3,56,000 करोड़ के उस समय एमओयू हुए थे और 3,56,000 करोड़ के एमओयू में से 1 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू अभी हमारे धरातल पर उतर चुके हैं। उस पर ग्राउंडिंग पर काम चल रहा है, उसमें बड़ा रोजगार भी सृजन हुआ है, वो आगे भी बढ़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं अभी किसी का देख रहा था, वहां रुड़की भगवानपुर से उन्होंने कुछ मुझे कहा तो उसको मैं नोट किया है, उसको देखेंगे हम कि कहीं पर अगर कोई चीज पर दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी हो रही तो उसका कैसे समाधान हो। नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र में लड़ाई झगड़े और फायरिंग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। चौकी बैल पड़ाव पर डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि हल्द्वानी रोड पर बैल पोखरा गांव जाने वाले तिराहे के पास कुछ व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ और फायरिंग की गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी रामनगर, प्रभारी निरीक्षक कालाढूंगी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल के आसपास कोई व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी करवाई और मौके से खोखे बरामद किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए नामजद अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब रुड़की से लक्सर लौट रहा एक परिवार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया।
अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा हरिद्वार जनपद में रुड़की लक्सर मार्ग पर लंढौरा स्थित पेट्रोल डिपो के पास हुआ। मृतक की पहचान शैलभ वर्मा पुत्र संजय वर्मा निवासी लश्कर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शैलभ वर्मा अपनी पत्नी, 2 बच्चों और 2 अन्य परिजन के साथ रुड़की में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात लक्सर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी स्कॉर्पियो लंढौरा के पास पहुंची, वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने शैलभ वर्मा को मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर रैली आयोजित करने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी इसे सफल 4 वर्ष के रूप में जनता के बीच प्रस्तुत करने की रणनीति बना रही है। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों, लिए गए अहम फैसलों और बनाए गए प्रमुख कानूनों को विस्तार से जनता के सामने रखा जाएगा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि 4 वर्ष पूरे करना ही उपलब्धि नहीं है, बल्कि इन वर्षों को सफल बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 4 वर्षों में प्रदेश हित में कई बड़े निर्णय लिए हैं और कई जटिल समस्याओं का समाधान किया है। प्रस्तावित रैली के माध्यम से उन सभी कामों और उपलब्धियों को एक मंच से जनता तक पहुंचाया जाएगा। कि सरकार के सफल 4 वर्ष बोलिए आप, वर्ष तो पूरे कोई भी कर सकता है, लेकिन सफल 4 वर्ष का समय हो रहा है और उस समय हम लोग एक बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। वो सारे विषय जो कि 4 वर्षों के अंदर जो समाधान हम लोगों ने किए हैं, प्रदेश के अंदर जो काम और बड़े बड़े कानून हम लोगों ने बनाए हैं, वो सारा विषय वहाँ पर आने वाला है। और मैं समझता हूँ उसका एक इम्पैक्ट भी जाएगा पब्लिक में, क्योंकि कई बार लोग विस्मृत हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों को ध्यान में नहीं रहते। तो कार्यक्रमों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उन सब कामों को गिना पाएंगे, लोगों में उन सब चीज़ों को ले जा पाएंगे जो हमने पिछले 4 वर्षों में की है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के रामनगर से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढेला में रेस्क्यू सेंटर में आज प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 10 नए बाड़ों का उद्घाटन किया। इस विस्तार के साथ रेस्क्यू सेंटर में बाड़ों की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो गई है। इससे वहां रखे जाने वाले बाघ और गुलदारों के लिए बेहतर और सुरक्षित आवास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में रेस्क्यू सेंटर में 13 लेपर्ड और 12 टाइगर मौजूद हैं। कुल 25 वन्य जीवों को यहां पर रखा गया है। नए बाड़ों के बनने से उनकी देखभाल और प्रबंधन ज्यादा व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले सीमित स्थान के कारण वन्य जीवों के बीच आपसी संघर्ष की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब पर्याप्त जगह मिलने से उन्हें अलग अलग और अनुकूल वातावरण में रखा जा सकेगा। उद्देश्य तो वन्य जीव को संरक्षित करना और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना, इसी उद्देश्य से है। तो इसीलिए ये आज यहाँ पर नए बाड़े का भी आज शुरुआत हुई है। 2 नए बाड़े बना के, जिनमें आज इसके आने से हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, 30 हो जाएगी। और टाइगर और लेपर्ड के लिए भी ये बाड़े काम आएंगे। और कुल मिलाकर के जो कैपेसिटी एक ज़्यादा हो गई थी, वो 5 को यहाँ उन्होंने शिफ्ट करने का काम भी किया, ताकि आपस में उन पर भी झगड़ा ना हो और उनको भी स्वच्छंद होकर चलने का अवसर मिले। उत्तराखंड पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम संतोषजनक रूप से चल रहा है और भारत का सबसे लंबा पैसेंजर रोपवे बनकर उभरेगा। कुल 26 टावर के फाउंडेशन पूरे हो चुके हैं। अब पिलर्स का इरेक्शन और अन्य निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है। सामग्री समय पर पहुंच चुकी है। दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन मौजूदा प्रगति को देखते हुए इससे पहले भी चालू हो सकता है। इससे देहरादून मसूरी मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी, खासकर 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन में। वर्तमान 1 से 2 घंटे का सफर अब मात्र 15 से 20 मिनट में पूरा होगा। मसूरी के लिए जो रोपवे आपका बन रहा है, तो उसमें जो टारगेट दिया गया उनको, उस हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो टोटल देहरादून से लेकर मसूरी के बीच में लगभग
26 टावर्स लगने हैं, तो फाउंडेशन का काम उनका पूरा हो चुका है। अब उसमें इलेक्शन की कार्रवाई चल रही है, जो पिलर्स वगैरह उनके आने थे वो समय से पहुंच चुके हैं। वैसे दिसंबर 2026 तक इसको पूरा किया जाना, मुझे लगता है तो उससे पहले भी हम पूरा कर लेंगे। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में 3 दिन का धरना दिया, जो गुरुवार को समाप्त हुआ। बारिश और ठंड के बावजूद समिति के सदस्य धरने पर डटे रहे। धरना समाप्त करते हुए समिति ने कहा कि यह शासन प्रशासन के लिए चेतावनी थी। समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री की 12 साल पुरानी घोषणा के बावजूद आज तक लोहाघाट में लॉ कॉलेज नहीं खुल पाया। इससे स्थानीय छात्र छात्राओं को नुकसान हो रहा है। कानून की पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है और गरीब छात्र पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। समिति ने जल्द ही जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की बात कही। साथ ही चेतावनी दी कि यदि विधि संकाय नहीं खोला गया तो अप्रैल से जनता के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉ कॉलेज खुलने तक आंदोलन जारी रहेगा। हमने 3 दिन का सांकेतिक धरने का हमने प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया था। आज 3 दिन हमारे पूरे हो रहे हैं और आज से हमने एक महीने का हम शासन प्रशासन को समय देंगे और अप्रैल से अगर हमारे 1 महीने के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, विधि संकाय की कक्षाएं शुरू नहीं की गई, तो हम पूरी जनता को, युवाओं को, सब लोगों को साथ में लेकर इसी चौराहे पे धरना देकर हम तो ये कह रहे हैं तंबू डाल के हम बैठ जाएंगे। रात हो दिन हो चाहे कैसे भी हम उठने वाले नहीं है और अनिश्चितकालीन हमारा धरना हो रहा है और उग्र होगा। हमारा धरने का तीसरा दिन था, आज हमारा समापन है और हम युवाओं की मांग को देखते हुए ये अप्रैल तक का समय हम शासन प्रशासन और सरकार को दे रहे हैं। अगर हमारी मांग अप्रैल तक मानी गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी गई हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा। अभी हमारा जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आज हमारा 3 दिन का जो सांकेतिक धरना था वो समाप्त हो चुका है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती 1 महीने के अंदर तो हम पुनः एक बड़े स्तर में आंदोलन करेंगे और सरकार को चिताएंगे और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। लोहाघाट बाराकोट सड़क में गल्ला गांव के पास हुए सड़क हादसे में पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह बाराकोट निवासी मनोज कुमार पुत्र पवन के साथ बाइक से लोहाघाट की ओर आ रहे थे, तभी गल्ला गांव के पास बाराकोट की ओर जा रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इन्हें लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया। दो लोग घायल हुए हैं और एक का तो पूरा ओपन फ्रैक्चर है, उसको अभी हमने स्प्रिंट लगा के ठीक कर दिया है और अभी हम रेफ़र कर रहे हैं ऑर्थो के लिए चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। दूसरे वालों की हालत तब भी ठीक है, अभी ENT वालों को उनको भी दिखाना है तो उनको भी रेफ़र कर रहे हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट। सर मोड़ में पास ली इन्होंने और इन्होंने स्पीड भी कम नहीं की बल्कि और एकदम से ठोक दी इन्हें, उसके बाद बेहोश हो गया। फिर मैं पापा और मैं थे और लोहाघाट जा रहे थे कुछ काम से मशीन सजने के लिए, तो वहाँ से गल्ला गांव से आगे मोड़ पे इन्होंने एक कार से दूसरी कार वाले पास लिया अचानक स्पीड में, वो भी तो फिर मैं अपनी साइड ही था तो इसने स्लो भी नहीं की, फिर मेरे को देख के भी और एकदम से ठोक दी। लोहाघाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायकोट महर से स्थानांतरित हुए शिक्षक गोविंद सिंह बोहरा की विदाई समारोह में भावुक नजारा देखने को मिला। यहां पर शिक्षक बोहरा जब विदा होकर विद्यालय से जाने लगे तो स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नन्हे नौनिहाल रोते हुए अपने शिक्षक गोविंद बोहरा से स्कूल छोड़कर नहीं जाने की आग्रह करने लगे और जोर जोर से रोने लगे। शिक्षक बोहरा और विद्यालय के अन्य अध्यापकों द्वारा किसी भी तरह से बच्चों को समझाने की कोशिश की गई। बोहरा द्वारा बच्चों को उनसे मिलने स्कूल आने का आश्वासन देने के बाद किसी तरह से बच्चे शांत हुए। ये इतना भावुक था कि शिक्षक बोहरा के साथ साथ सभी की आंखें नम हो गईं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सल्ट विधानसभा क्षेत्र के न्याय पंचायत मछोड़ में राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय जनता की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना रहे। उनके साथ SDM रिंकू बिष्ट, खंड विकास अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण कर अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
शिविर में विद्युत, राजस्व, जल संस्थान, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान, पशुपालन, बाल विकास, डेयरी विकास, वन विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज एवं महिला स्वयं सहायता समूहों सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर शिविर में हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं दर्ज करवाईं। इस दौरान 12 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया। एसडीएम मैडम भी बैठी हैं और यहाँ पर जैसे कि बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित तो आ ही रही हैं, साथ में विकलांग लोगों की भी है, कईयों की जैसे पेंशन नहीं है, उसके लिए लोग आ रहे हैं। और साथ ही कुछ लोग इस वजह से भी आ रहे हैं कि भाई हमारा मकान टूटा है, उसके लिए पैसा मिल जाए, कोई इसलिए भी आ रहा है कि भाई रोड के लिए। इस तरह की कुछ समस्याएं हैं जो क्षेत्र की हैं और आपको पता ही है कि जगह जगह कैंप लग रहे हैं और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाए। राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में सरकार जन जन द्वार के तहत न्याय पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के समस्त विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर रोड संबंधी, जल की, विद्युत की और आधार कार्ड के संशोधन किए जाने के लिए, और हमने जिले से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने हेतु भी जनपद स्तर की हमारी मेडिकल टीम आई हुई है, तो उसका भी बड़ी संख्या में लोग उसका लाभ उठा। उत्तराखंड में इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कुछ अलग अंदाज में मनाया जाएगा। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु 60 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को बनाया गया है ताकि उनके योगदान, जरूरतों और सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा हो सके। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अब तक महिला सशक्तिकरण की योजनाओं में बालिकाओं और युवा महिलाओं पर ज्यादा ध्यान रहा है, लेकिन अब 60 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग की महिलाओं के लिए समर्पित योजनाओं और उनकी आवश्यकताओं की समीक्षा की जाएगी। सरकार यह भी आकलन करेगी कि इस आयु वर्ग की महिलाओं को किन सुविधाओं और सहयोग की जरूरत है। साथ ही फिटनेस, स्वरोजगार और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही वरिष्ठ महिलाओं को मंच पर सम्मानित किया जाएगा ताकि अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिल सके। 8 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ महिलाओं की उपलब्धियों को सामने लाने और उनके अनुभवों को समाज के साथ साझा करने की विशेष पहल की जाएगी। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली को और सक्रिय किया है। शहर में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए गश्त, निगरानी और बेसिक पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि पुलिस अपने मूल दायित्वों पर फोकस कर रही है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने माना कि पिछले कुछ समय में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना प्रभावित हुई है, लेकिन पुलिस लगातार इस दिशा में काम कर रही है और जल्द हालात बेहतर होंगे। देखिए, मैं देहरादून और की जनता से बिल्कुल कहना चाहूँगा कि पुलिस अपना जो हमारा वर्क है, बेसिक पुलिसिंग पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर आगे असर दिखेगा। जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो भावना है निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से कम हुई है, लेकिन हम इस पर वर्क कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें जो भी रिजल्ट्स हैं वो आगे सामने आएंगे। आम जनमानस को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा एक ही जगह पर उपलब्ध कराने और जनसामान्य की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में नगर पंचायत लालकुआ परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों द्वारा सिंचाई, विद्युत, सड़क, पेयजल आदि से संबंधित 105 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी समस्याओं के 15 दिन के भीतर समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। जन जन के द्वार, जन जन की सरकार अभियान के अंतर्गत पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत लेवल पर शिविरों का आयोजन किया गया था। उसमें 23 विभागों की सहभागिता से 2 स्टेप पे जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा था। तो जनपद में 43 न्याय पंचायतें हैं। प्रथम चरण में उनका कवरेज हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शहरी क्षेत्रों में द्वितीय चरण में इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज लालकुआं में यहाँ पर शिविर का आयोजन अभी जारी है। उसमें 100 से ज्यादा
जो जन समस्याएं हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन पर सुनवाई हो चुकी है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भुवन सत्यवली ने कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पार्टी का जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं भ्रमण के दौरान युवाओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जल, जंगल, जमीन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सृजन, पलायन पर रोक और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जा रहा है और जनसंपर्क अभियान को अच्छा समर्थन मिल रहा है। भुवन सत्यवली ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में सरकार बनाएगी। कुमाऊं भ्रमण पे हूँ पिछले एक हफ्ते के लिए, और इस एक हफ्ते के अंदर हमने हर यूथ को, हर माता, हर बहन को जागरूक करने के लिए हम कुमाऊं के अंदर हर रोज 2 से 3 जनसभाएं कर रहे हैं। और उन जनसभाओं में हमारे जो मुद्दे होंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो हमारा जल, जंगल, जमीन, उसके साथ में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, और उसके साथ पलायन पर रोक लगाने के लिए, ये हमारे मेन मैनिफेस्टो में है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है वो है राजधानी गैरसैंण। इन मुद्दों के साथ हम अपनी उत्तराखंड क्रांति दल को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज हमने रामनगर में और कोटाबाग में रैलियां कर चुके हैं, और इसके बाद आगे का हमारा एक हफ्ते का प्लान है, जो कि आगे चलते रहना है। एक हफ्ते तक हम हर क्षेत्र में जाके और जनसभाएं कर रहे हैं, और जनसभाओं में लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।